सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका न्यू पार्ट के अंदर। इससे पहले मैं आपकी पूरा हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी पढ़ा चुकी थी और हमने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना सीख लिया था, शेप निकालना सीख लिया था और भी हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी अच्छे से सीखा था। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को शेयर करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब लास्ट टाइम मैंने आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थी तो मैं वहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को किस तरीके से रख रही थी, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट करी थी। बेसिकली आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पर आएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। बिकॉज sp हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह की दिक्कत नहीं आती, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी दिक्कत नहीं आती और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी दिक्कत नहीं आती। मेनली आपके दो ही केस बचते हैं, sp3d और sp3d3। sp3d2 के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती बिकॉज सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं और ज्योमेट्री कैसी होती है, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है। तो आइए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो आपकी वीडियो रहेगी वो बेंट रूल के ऊपर रहेगी कि बेंट रूल होता क्या है और हम लोग बेंट रूल से हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे और हम लोग उनकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को किस पोजीशन पर रखते हैं हम लोग वो डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, बेंट रूल। बेंट रूल बेसिकली बेंट रूल की रिक्वायरमेंट पड़ी ही क्यों हमें बेंट रूल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि भाई अगर किसी भी ज्योमेट्री के अंदर आपके जब लोन पेयर निकल कर आते हैं तो वो लोन पेयर को हम कौन सी पोजीशन दे जिससे कि आपके मॉलिक्यूल की मैक्सिमम स्टेबिलिटी को वो गेन कर सके। तो आइए सीखते हैं इस बेंट रूल से। बेंट रूल स्पेशली हमारा जो लगता है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लगता है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लगता है। देख लेते हैं, ये बहुत एंशिएंट डेफिनेशन कह सकते हैं, बहुत ओल्ड डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिफर टू स्टे एक्सियल पोजीशन वेयर द लोन पेयर स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका एक्सियल पोजीशन पे रहना ज्यादा पसंद करता है और जो आपका लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर आपका एक एग्जांपल लिया है जिसको बोलते हैं ClF3। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोरीन बनाना है और उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप ClF3 की बात करते हैं तो अगर आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये आपने क्या लिया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोरीन है, लगा दीजिए 1 2 3। बाकी बचे हुए पे क्या लगाएंगे, लोन पेयर। ये मेरे क्या लग गए, लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर बने, 3। कितने लोन पेयर बने, 2। 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर आपके आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब बात ये आती है कि आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है और आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल कौन सी होगी? अकॉर्डिंग टू बेंट रूल आपके जो लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पर रहने चाहिए। कहां पर रहने चाहिए, इक्वेटोरियल पर। तो हमारे पास क्या आती है, इसकी दो स्ट्रक्चर्स निकल कर आती हैं। एक स्ट्रक्चर हमारी ये वाली और एक स्ट्रक्चर ये वाली। बेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारे लोन पेयर कहां पर रहने चाहिए, इक्वेटोरियल पर। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ट्रू है और कह सकते हैं स्ट्रक्चर हमारी क्या है, करेक्ट है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर को क्यों रखते हैं। आइए थोड़ा सा इसकी ओर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ गई है, sp3d। अगर ये मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इसके अंदर दो तरह की ऑर्बिटल्स होंगे, एक तो मेरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और एक pd हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। तो हमें करना क्या है, हमें इसकी शेप बनानी है। अगर ये sp2 है तो मुझे 3 ऑर्बिटल 120 डिग्री पर रखनी पड़ेगी, 3 ऑर्बिटल। और मेरी बची हुई कितनी, टोटल ऑर्बिटल कितनी थी, 5। तो बची हुई 2 ऑर्बिटल को मुझे अपोजिट एंगल पे रखना पड़ेगा। मैंने रख दिया 1 2 3, 120 डिग्री पे हमने रख दिया। उसके बाद ये मेरी क्या है, पीडी है। अब आप देख सकते हैं sp2 ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है और पीडी के अंदर 0% एस करेक्टर है, मतलब एस परसेंटेज क्या है, 0 है।
अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, 0 है, और यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है। अगर एस करेक्टर आपका क्या है, ज्यादा है, एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब वो चीज ज्यादा न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन रहना पसंद करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, लोन पेयर के पास। तो लोन पेयर आपका वहां रहना पसंद करेगा जहां पर आपका एस करेक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा एस करेक्टर होगा। और जहां पर आपका एस करेक्टर कम होगा या ना के बराबर होगा, वहां पर आपका कौन रहना पसंद करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहना पसंद करेगा। यही आपका बेंट रूल कहता है। मैंने इसको इस तरीके से समझा दिया। बस आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको ये एंशिएंट बेंट रूल पढ़ा रही हूँ, मतलब पुराने टाइम पे जो हम लोग पढ़ते थे। अभी मैं इसका आपको मॉडर्न बेंट रूल भी पढ़ाऊंगी, होपफुली आपको क्लियर होगा। आइए एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर केस लिया है किसका, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का केस लिया है। बॉन्ड के पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर कितना है, 0। ज्योमेट्री देख लेते हैं, PCl2F3 बना लो। बीच में क्या रखना है, फॉस्फोरस, क्योंकि ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम। अब देखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है आपका, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां पर आएगा आपका, एक्सियल पर। कहां पर आएगा, एक्सियल पर। हमने रख दिया फ्लोरीन। हमारे क्लोरीन कहां पर आएंगे, इक्विटोरियल पर। कहां पर आएंगे, इक्विटोरियल पर। और एक हमारा फ्लोरीन क्या आ गया, यहाँ पर। कहां पर आ गया, यहाँ पर। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके बारे में नेक्स्ट की बात करते हैं, किसकी, SF4 की। कहां पर बात करते हैं, SF4 की। अब देख लेना SF4 के अंदर हमारा ये क्या है, सल्फर। क्या है, सल्फर। अगर मैं इसमें बात करती हूँ sp3d, इसमें कितने लोन पेयर हैं, 1। कितने लोन पेयर हैं, 1। तो बना लेते हैं भाई, ये कहां पर रहना पसंद करेगा, लोन पेयर, यहां पर रहना पसंद करेगा लोन पेयर। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि लोन पेयर आपका इक्विटोरियल पर ही क्यों बना, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पर आपका जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देख लेते हैं क्लोरीन पर, ठीक है। कितनी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3d है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बनाने हैं आपको, 2 लोन पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब बना लीजिए अपने बॉन्ड पेयर, अब बना लीजिए अपने बॉन्ड पेयर। यहां पर देख लीजिए जिनोन के अंदर कितने लोन पेयर हैं, 3। देखना, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। तो ये सारी तरह की मैंने आपको क्या निकाल के दिखा दी है, हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दिया है, sp3d। इसके बाद मैंने आपको ज्योमेट्री निकाल के बता दी है, ठीक है। इन सबकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। इनकी शेप सबकी अलग अलग होगी। इसकी तो शेप और ज्योमेट्री सेम है। इसकी क्या है, शेप के लिए आप क्या छुपा सकते हो, लोन पेयर को छुपा सकते हो। क्या निकल कर आएगी, सीसो शेप। इसकी क्या निकल कर आएगी, टी शेप। और उसकी क्या शेप निकल कर आएगी, लीनियर शेप। मैंने sp3d हाइब्रिडाइजेशन की आपकी सारी शेप निकलवा के दिखा दी है विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। अब बात ये आती है कि क्या बेंट रूल इतना ही काफी है या आगे भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक एक्सेप्शन आता है आपका जब एक्सेप्शन आप लोग पढ़ते हो, आपका एक एग्जांपल आता है Xc5 नेगेटिव का। ये इस केस के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाता इसको, तो इसके फेलियर के साथ साथ हम लोग नया बेंट रूल पढ़ते हैं। आइए अपने मॉडिफाइड बेंट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बेंट रूल है क्या, मॉडिफाइड बेंट रूल। आइए पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम will have more s करेक्टर। ऐसी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जिसके पास ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो ज्यादा स्पेस को घेरती है। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, लोन पेयर आपका वहीं पर रहना पसंद करेगा जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, लोन पेयर आपका वहीं पर रहेगा जहां पर आपका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स दैट एस करेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है, कोई भी ऑर्बिटल आपकी मोर बल्की होगी, मोर स्फेरिकल होगी
और s ऑर्बिटल क्योंकि न्यूक्लियस के पास है तो लोन पेयर को वो इजिली होल्ड करके रखती है। क्लोज टू न्यूक्लियस तो लोन पेयर क्या फील करते हैं, स्टेबिलिटी को फील करते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में समझाना चाहूं, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब स्पेस से भी है, जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उस ऑर्बिटल में उतना ज्यादा स्पेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्पेस होगा, यानी कि उसका उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। स्पेस का मतलब क्या है, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। और लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको बस इतनी चीज पता करनी है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा जहां पर भी होगा वहां पर आपका लोन पेयर लाई करेगा। कौन लाई करेगा, लोन पेयर। और जहां पर आपके लोन पेयर लाई करेंगे वहां पर आपका क्या होगा, ज्यादा स्पेस होगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है SF4 का। क्या लिया है, SF4 का। सबसे पहले तो आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इसकी क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और शेप क्या है इसकी, सीसो। तो मैंने इसका डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। अब मेरे पास क्या है, ये लोन पेयर है। क्या है, ये लोन पेयर है और ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फर्स्ट वाले केस में तो मैंने आपको बता दिया था कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रहता है। मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग देखना भाई, ये वाला जो आपका बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये इक्वेटोरियल पे जो आपका बॉन्ड एंगल बनता है, इक्वेटोरियल पर जो आपका बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री पर निकल कर आता है, और जबकि एक्सियल वाला जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का आता है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ज्यादा स्पेस है, लोन पेयर दूरी पर रहेंगे तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका मतलब लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और लोन पेयर उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां पर आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होगा। होपफुली क्लियर हो। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ जी, जिस एग्जांपल की बात मैं आपको बता रही थी, जिनोन पेंटाफ्लोराइड नेगेटिव। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन। जिनोन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक माइनस चार्ज और प्रेजेंट है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें से 5 के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन। 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और बचे हुए आपके क्या रह गए, 2 लोन पेयर रह गए, 5 और 2 7। कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी, sp3d3। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप क्या आएगी, पेंटागोनल प्लेनर। अब देखना ये ज्योमेट्री बनाई है मैंने और आप इसकी शेप को देखना ध्यान से। 2 लोन पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5। दोनों लोन पेयर को अगर आप छुपा देते हो तो आपकी शेप पेंटागोनल प्लेनर देखने को मिलती है, पेंटागोनल प्लेनर को देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेंट रूल के अकॉर्डिंग इनके लोन पेयर को कहां पर रखा जाए, एक्सियल पर रखा जाए या इक्वेटोरियल पर रखा जाए। हमने इसके बॉन्ड को मैंने कहां पर रखा हुआ है, एक्सियल पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, एक्सियल पर इसके बॉन्ड, इसके लोन पेयर को रखा हुआ है। एक्सियल पर ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि जो आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो 72 है और जो आपकी एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 180 डिग्री है। दोनों के बीच में एक्सियल का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है। 180 का मतलब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल का मतलब मिनिमम लोन पेयर रिपल्शन। इसी वजह से इनकी एक्सियल पर एंगल ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से हम लोग लोन पेयर को यहाँ पर रखते हैं। होपफुली बात आपको क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टीबीपी के अंदर इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और टीबीपी के अंदर आपकी एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात देखते हैं, हमने sp3d के सारे केसेस देख लिए। अब sp3d2 के देखते हैं। देखना भाई, मैंने यहां पर लिया sp3d2। अगर यहां पर हमारी ज्योमेट्री कैसे आती है, ऑक्टाहेड्रल। बना लेते हैं केस। देखो ये सल्फर है, 4 फ्लोरीन बना दीजिए। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 2 यहां पर लगा लीजिए, यहाँ पर। अब
हमारा जो बेंट रूल है वो ऑक्टाहेड्रल के केस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या सा होता है? 90 डिग्री का। तो आप लोन पेयर को किसी भी पोजीशन पर रखे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने लिखा हुआ है डज नॉट अप्लाई बेंट रूल बिकॉज ऑक्टाहेड्रल के केस में सारे के सारे एटम 90 डिग्री पर आपके अटैच होते हैं सेंट्रल एटम से। अब बात आती है IF5 की, बना लेते हैं इसको भी। ये है 1 2 3 4 5 और एक मैंने बना दिया ये लोन पेयर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके बॉन्ड एंगल के बारे में बताना। क्या अब इस IF5 के अंदर बॉन्ड जो आपका है, बॉन्ड एंगल जो है, क्या वो 90 डिग्री होगा? क्या ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री होगा? क्या ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री होगा? नहीं, क्योंकि अब की बार लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, किससे? 90 डिग्री से। तो एक बार नीट जेईई का क्वेश्चन है शायद, ये ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन आया था और आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है? तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया था। तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। जिनोन के केस में देख लेते हैं, 2 लोन पेयर निकल कर आएंगे और 4 आपके बॉन्ड पेयर निकल कर आएंगे। 4 आपके बॉन्ड पेयर निकल कर आएंगे। अब मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इजीली बना पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, और आप लोग भी बहुत इजीली बना पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर किसी स्टूडेंट को ये बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। तो आ गया। अब यहाँ पर जो मेरा बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो 90 डिग्री ही निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जितना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये वाले भी इतना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और नेट कैंसिल हो जाता है और आपका बॉन्ड एंगल क्या रहता है? एज इट इज सेम रहता है, 90 और 180 डिग्री। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। एक एक्सेप्शन आप पढ़ते हैं बेंट रूल के अंदर, और वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखना भाई यहाँ पर क्या, एक जिनोन हेक्साफ्लोराइड का केस होता है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड का केस। ठीक है, अगर मैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की बात करती हूँ तो ये मेरा जिनोन है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे क्या लग गए? 6 लग गए जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री sp3d इसकी क्या आती है? हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो 7 होनी चाहिए। और एक क्या होता है? लोन पेयर। क्या होता है? एक लोन पेयर। वो लोन पेयर आपका कहां पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। वो लोन पेयर आपका यहाँ पर आ जाता है। अब जो है यहाँ पर आपका जो है वो बेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर आपका बेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। बेंट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जो आपका लोन पेयर है वो आपका वहां पर आना चाहिए जहां पर आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो इतना नहीं है, बॉन्ड एंगल कम है, बट फिर भी हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? लोन पेयर लगा रखा है, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या होता है? हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमारी x की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू y। यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू y। क्यों होती है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं रिसेंट अमेंडमेंट्स इन बेंट रूल। बेंट रूल के अंदर अभी क्या क्या अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली है। मैंने आपको बेंट रूल का एंसेंट मेथड बता दिया, उसके बाद आपको मॉडिफाइड वाला बता दिया, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली अभी क्या क्या अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको रिसेंट वाला बेंट रूल पढ़ा रही हूँ वो ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिनके साइड एटम हमेशा सेम रहेंगे, जैसे कि CH4 हो गया, CCl4 हो गया, NH3 हो गया, इनके ऊपर वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए चलिए चलते हैं एक बार रिसेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कि बेंट रूल की क्या क्या है। आइए देखते हैं। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट not only prefer to stay in orbital having more percentage p character, but it also have more percentage p character in its attached orbital of central atom। इसके अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
ऐसे ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा, लाइक पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में तो वो रहना पसंद करता ही है, बट वो जब सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसका भी परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज एप्लीकेबल, ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके साइड एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लाइक CH2F2, CH2Cl2, CHCl3, CF3Cl। इट इज जस्ट नॉट एप्लीकेबल ऑफ CH4, CF4, CCl4। इनके ऊपर क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल लिखे, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, कई बार ये पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी। ये मेरे पास क्या है, कार्बन, और ये मेरे पास क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इस बॉन्ड का परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। यहां पर भी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, और यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है, CH बॉन्ड के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो बल्की होंगे, और ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो थिन होंगे। अगर ये थिन है तो मैंने इनको पतला पतला बना दिया, अगर ये थिक है, बल्कि है, तो ज्यादा बना दिया। कोई चीज ज्यादा बल्कि है तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो आपका अल्फा है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, देन बीटा का है, और देन गामा का है। आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल को देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकालो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, क्योंकि वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर रहना पसंद करता है, और पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ी दूर होती है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं, जैसे कि ये CH3Cl वाला है। अब मैंने आपको बोला हुआ है CF3Cl में और इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका क्या है, क्लोरीन। यहाँ पर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, बट यहाँ पर क्या है, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, और पी कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये जो ऑर्बिटल बनेगी आपकी ये पतली बनेगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन, 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 इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसका भी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसका भी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर इनके कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो CCl जो बॉन्ड लेंथ है इसकी केस में लंबी है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और इसका क्या है, कम है। तो हमारी जो X बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसी होगी, ज्यादा होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है किसकी, परसेंटेज एस कैरेक्टर की और परसेंटेज पी कैरेक्टर की, यूजिंग द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक पहले पढ़ाया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि बॉन्ड एंगल की हेल्प से आप परसेंटेज कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन में s-1, वेयर s रिप्रेजेंट परसेंटेज s कैरेक्टर एंड cos थीटा रिप्रेजेंट p-1 अपॉन में p, वेयर द p रिप्रेजेंट परसेंटेज p कैरेक्टर। आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ले रखा है, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है cos थीटा s अपॉन में s-1, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहती हूँ इसके एक्सियल बॉन्ड का, मैंने किसका निकाला है, एक्सियल। एक्सियल में कितना है, 90 डिग्री। ऊपर हम लोग लिख लेते हैं एक्सियल। मैं एक्सियल बॉन्ड के लिए निकाल रही हूँ टीवीपी ज्योमेट्री के अंदर, तो कितना आएगा, s अपॉन में s-1। और आप सभी जानते हैं कि cos 90 कितना होता है हमारा, 0।
अगर ये 0 होता है तो हमारा एस करेक्टर भी कितना निकल कर आएगा, 0%। एस करेक्टर भी कितना निकल कर आएगा, 0%। एस करेक्टर कितना निकल कर आएगा, 0%। और अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था पीवीपी ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो एक्सियल आपकी बॉन्ड होते हैं वहां पर आपका एस करेक्टर 0 होता है। एस करेक्टर क्या होता है, 0 होता है। दैट्स वाई वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है और इक्वेटोरियल पर क्या आता है, आपके लोन पेयर आते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड में और देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोस थीटा लिखना है, एस अपॉन में एस माइनस 1 लिखना है। कोस कितना होता है 120 डिग्री और ये कितना होगा एस अपॉन में एस माइनस 1 और कोस 120 आपका कितना होता है -1/2। आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये जाएगा माइनस में 1 एस माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा 2s। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस एस प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2s। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2s उधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3s और s इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पर मैंने आपको बेंड टूल के बारे में सारी डेफिनेशंस दे दी हैं। मैं एक बार फिर से आपको स्लाइड को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखना मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं आपको एक बार वो बता रही हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था बेंड टूल क्या होता है। बेंड टूल के बारे में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मॉडिफाइड बेंड टूल क्या होता है, ये हमने मॉडिफाइड बेंड टूल पढ़ा था और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको रिसेंट अमेंडमेंट्स बताई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बेंड रूल से रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करवा चुकी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है sp3d केस का और sp3d3 वाले केस का ध्यान रखना है आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पर अपना सपोर्ट ऐसे दिखाइए। थैंक यू।